जीन्स तो बदली है, वो ठीक हो जाएगी। इसके अंदर के जीन तो अभी हैं तुम्हारे वाले ही, तो कोई बात नहीं, पहले इसके अंदर के जीन ठीक करो, जीन्स तो अपने आप चेंज हो जाएगी। तो उसको थोड़ा धीरे धीरे बदलो, एकदम से ऐसे नहीं। किसी ने कोई पैंट पहन रखी है तो एकदम से हम उसके ऊपर घोर आपत्ति जताने लगे, ऐसा नहीं। हमें प्राथमिकता इन चीजों को देनी, धीरे धीरे ये चीजें विकसित होंगी। भाषा, भाव, भोजन, तो भाषा, भाव, भूषा, भोजन, भेषज, भूमि का स्वाभिमान। भोजन, भारतीय भोजन, भेषज, भारतीय चिकित्सा, भारतीय औषधीय परंपरा, चाहे वो योग है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा है, चाहे वो सिद्धा है, चाहे यूनानी है, चाहे वो पंचकर्म है, षटकर्म है। हमें आपातकालीन चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, जीवन रक्षक औषधियां, ये एलोपैथ से लेने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपने देश की भेषज के ऊपर। अब मैं इसको 3 शब्दों में समेटूं तो वस्तु, विचार और वस्त्र। वस्त्र, वस्तु जो भी हम प्रयोग में ला रहे हैं, और विचार वो स्वदेश का। स्वदेशी का अर्थ खाली वस्तु नहीं है, पेन, घड़ी, इतना ही नहीं कि मैंने जो है ये टाइटन की घड़ी रखी हुई है, टाटा की घड़ी रखी हुई है, मैंने कलम जो है भारतीय रखी हुई है, खाली मेरा जूता, चप्पल, साबुन, टूथपेस्ट, ब्रश, इतना ही नहीं। स्वदेशी वस्तु, स्वदेशी वस्त्र, स्वदेशी वस्त्र यदि हम प्रयोग करने लग जाएं तो इस देश के हम यदि 10% लोग, 20% लोग ही खादी वस्त्र, स्वदेशी में भी खादी वस्त्र, ये अलग है, एक मशीन से बना हुआ वस्त्र। अब इसमें अति आग्रह नहीं रखना, कोशिश करें हम धीरे धीरे हाथ से बना हुआ वस्त्र ज्यादा लोग पहने, तो इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, स्वावलंबन मिलेगा, उससे समृद्धि आएगी। देश की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें स्वावलंबन आएगा, उनमें स्वाभिमान जगेगा, उनको भी जीने के संसाधन मिलेंगे, अधिकार मिलेगा। तो एक ये स्वदेशी वस्तु, स्वदेशी वस्त्र, स्वदेश का विचार, स्वाभिमान। चौथी बात, ग्रामीण स्वावलंबन। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, खाद्यान्नों में, खाद्य तेलों में, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, सड़क की बात हो, धीरे धीरे इसमें कुछ कार्य तो हो रहा है, लेकिन कुछ कार्य लगभग शून्य स्तर पर है। जैसे पानी का प्रबंधन, उसको आगे हम लेंगे। इसलिए ग्रामीण स्वावलंबन हमारा एक विषय है कि जब तक भारत का गांव समृद्ध नहीं होता, जब तक भारत का गांव के अंदर विकास नहीं होता, जब तक ग्रामीण जीवन हमारा उन्नत नहीं होता, तो तब तक जो है हम एक भारत के विकास की बात शायद एक धोखा होगी। जल प्रबंधन एक बहुत बड़ा विषय है। यदि जल प्रबंधन ठीक हो जाए, एक तो पीने का पानी, एक खेत में दिया जाने वाला पानी, जल प्रबंधन यदि ठीक हो जाता है तो हम इस देश में 10 से 20 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त आमदनी जोड़ सकते हैं। 10 से 20 लाख करोड़ रुपए, 10 से 20 लाख करोड़ अतिरिक्त आमदनी कर सकते हैं। कैसे? सीधा सा हिसाब है। यदि जल ठीक से मिल जाए तो हमारे देश में कितने किसान परिवार हैं? करीब हमारे देश के अंदर करीब जो है 10 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवार है। और यदि उनके ऊपर आधारित, उन पर आश्रित यदि मजदूरों को भी जोड़ दिया जाए तो 20 करोड़ हो जाएंगे। यही लोग मिलकर के करीब 84 करोड़ होते हैं। फिर तो ये 10 से 20 करोड़ जो परिवार हैं, जो किसानों और कृषि पर आश्रित, जिन गरीब मजदूरों का जीवन जिस कृषि पर चलता है, किसानों के साथ में जिनका जीवन चलता है, उन लोगों, वो लोग यदि उनको
के खेतों को पूरा पानी मिल जाए तो 50,000 से 1 लाख रुपए उनको अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। ये सीधी सीधी बात है। पूरे देश का हमने इसके ऊपर जो है पूरा का पूरा हमने उसका मूल्यांकन किया, उसको देखा, उसको महसूस किया, उसके ऊपर सर्वे किया, तब बता रहे इस बात को। तो यदि वो 50,000 रुपए कमाते हैं तो करीब 10 लाख करोड़ रुपए, यदि वो 1 लाख कमाते हैं तो करीब मैंने कहा टोटल लोग तो हम 10 से 20 लाख करोड़ रुपए मैंने औसत बताया कि अतिरिक्त आमदनी देश को हम दे सकते हैं विकास दर में। लोग कहते हैं विकास होना चाहिए, तो विकास कहां से होगा? पानी से होगा, जल प्रबंधन से। स्वच्छता, यदि देश में स्वच्छता आ जाए, आज अन्न, फल, जल, नदियां, शाक सब्जियां, खाद्यान्न, खाद्य तेल, हाँ, ये सब दूषित हो गए। खाद्यान्न, खाद्य तेल, फल, शाक सब्जियां, जल, वायु जो हम हवा ले रहे हैं ये भी गंदी हो गई। इतना ज्यादा पॉल्यूशन, पूरी दुनिया में जिन फैक्ट्रियों को लगाने के लिए कहीं अनुमति नहीं है, ऐसी सारी वो विषैली और जहरीली फैक्ट्रियां जो जहर और विष उगलती हैं, उन सबको हमने भारत में अनुमति दे रखी है। उन तमाम फैक्ट्रियों को जो विकास के नाम पर विनाश कर रही हैं और आने वाले भारत के लिए युगों युगों तक जो विनाश की बीज बो रही हैं, उन सबको एकदम यहां से बंद कर देना चाहिए। आपने एक किस्सा तो सुना था, वो आपने कहां का? भोपाल का, कौन सी? तो यूनियन कार्बाइड, ये ऐसी ऐसी कंपनियां इतनी विषैली गैसें छोड़ती हैं कि उससे कितने लोगों का विनाश हुआ। ये तो एक बात है, ऐसी तो जहरीली गैसें छोड़ने वाली हमारे हरिद्वार से लेकर के, जो हरिद्वार पवित्र माना जाता था उसको भी दूषित कर दिया। हरिद्वार से लेकर के और पूरे अनेक शहरों में मैंने देखा, जिन जहां जहां बोलते हैं औद्योगिक विकास हुआ है, चाहे वो बोकारो था, चाहे वो जो है कोरबा था, चाहे वो औरंगाबाद है, चाहे कहां कहां किस किस के नाम गिनाओ, जहां जहां बोलते हैं यहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत हुआ है, वो विकास के नाम पर जो है पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह की ऐसे विष छोड़े जा रहे हैं जिससे आने वाले युगों युगों तक, सदियों सदियों तक भारत को वो परिणाम झेलना पड़ेगा, इतना खतरनाक कि आने वाली पीढ़ियां हमारी कैंसर से पीड़ित होंगी। बच्चों को जेनेटिक कैंसर होना शुरू हो जाएगा, पैदा होते ही कैंसर, बच्चों को ब्लड कैंसर, फिर ब्रेन ट्यूमर, फिर हार्ट अटैक, फिर जो है उनको टीबी, ऐसे ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स, उनको न्यूरो प्रॉब्लम्स, उनको मेंटल डिसऑर्डर्स, न जाने कितनी कितनी खतरनाक बीमारियां इतनी जबरदस्त होने वाली हैं कि आने वाली पीढ़ियां हम को गालियां देंगी और हमको वो हम पर गौरव ना करके हम पर ग्लानि महसूस करेंगे कि हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज करके क्या गए, कैसा भारत छोड़ के गए हमारे लिए। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हम खाली यही बात करें कि पैसा कितना आएगा, अरे ये भी तो सोचो कि जो है आज हर गली में प्लास्टिक मिलेगी, तो हमें ये प्लास्टिक की गंदगी है, चाहे खाद्यान्न, खाद्य तेल, शाक सब्जियां, जल, नदियां, वायु, सब जो गंदा हो रहा है, अब इसको ठीक करने के लिए थोड़ा सा मजबूती से काम करने की आवश्यकता है। 1 किलो प्लास्टिक में 1 लीटर डीजल या पेट्रोल बन जाता है और उसकी मशीन भारत में तैयार हो चुकी है। एक एक जिले में यदि एक एक मशीन लग जाए तो पूरे खाली 600 जिलों में मशीन लगाने की जरूरत है, तो भारत के से ये प्लास्टिक की समस्या और बहुत बड़ी गंदगी दूर हो जाए, खाली 600 जिलों में। और इससे इसका हमारी सेहत पर और इस धरती के ऊपर कितना कुप्रभाव पड़ रहा है, उसका आप आर्थिक उसका मूल्यांकन करेंगे, उसका पर्यावरण की दृष्टि से मूल्यांकन करेंगे तो वो बहुत बहुत गहरा है। हाँ? पर्यावरण की दृष्टि से उसको देखो, रोगों की दृष्टि से उसको देखो, और ऐसे भी गंदगी तो बहुत खराब लगती है। और जो है इसका आर्थिक मूल्यांकन करो, फिर
गंदगी का। इससे देश का कितना आर्थिक नुकसान होता है, उससे कितने लोग बीमार होते हैं। अब दूषित वायु लेकर के देश के करोड़ों लोगों को कैंसर हो रहा है, दूषित अन्न खा करके। ये जो फर्टिलाइजर्स, ये जो पेस्टिसाइड्स, ये सब जो खेतों में डाल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इससे तो समृद्धि आ रही है। समृद्धि का रही है, 5 लाख लोग तो हर साल कैंसर होकर के मर रहे हैं और लाखों करोड़ रुपए बीमारियों में खर्च हो रहा है। कहां समृद्धि आई है? विकास के नाम पर झूठे सपने। ये तो बात माने ऐसी चीजें देश को बताई जा रही हैं, उल्टा गणित सिखाया जा रहा है, उल्टे आंकड़े दिए जा रहे हैं, लोगों को बरगलाया जा रहा है, लोगों को धोखा दिया जा रहा है विकास के नाम पर, जो कहीं ना कहीं देश को ठगा जाता है, देश को धोखा दिया जाता है, देश के साथ छल किया जाता है। जैसे मैं कह रहा था, लोकतंत्र के नाम पर कहीं ना कहीं षड्यंत्र हो जाता है, शासन के नाम पर कहीं ना कहीं जो शोषण हो जाता है। इसी तरह से यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है, स्वच्छता, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार वाले मुद्दे को मैं कहूं कि यदि जो आपके और हमारे द्वारा जो दिया हुआ पैसा है, देखो सरकार के 2-4 प्रकल्पों को छोड़ दें, जैसे एक तो BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अब ये BHEL को छोड़ दो, एक जो है ये सेल को छोड़ दो, BHEL, सेल जैसे 2-4 संस्थान गवर्नमेंट को छोड़ दो, उनको छोड़ करके बाकी शेष गवर्नमेंट कहीं से भी इनकम नहीं करती। तो ये पैसा कहां से आता है? गवर्नमेंट कहते हैं ना, ये सरकार का पैसा है। ये सरकार का सारा पैसा किसके द्वारा दिया गया है? आपके और हमारे द्वारा दिया गया है। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट करीब 64 प्रकार के टैक्सों का पैसा है। उसको क्या करते हैं, ये सारा देश कमाता है और कुछ बेईमान उसको भ्रष्टाचार में कुछ खुद खा जाते हैं, कुछ अपने जो चाटुकार हैं उनको बांट देते हैं। भ्रष्ट बेईमान नेता, भ्रष्ट और बेईमान ब्यूरोक्रेट्स, भ्रष्ट बेईमान उनके दलाल, उनके चाटुकार सब मिलकर के देश की मलाई चाट रहे हैं। पूरा देश कमाता है, अपनी कमाई का 30 से 50% ये लोग ले जाते हैं, पूरे देश की कमाई का। तो हमारा हक है कि हम अपना हक अपनी आंखों के सामने किसी को ना लूटने दें। हमने देश के लिए, देश का के लोगों ने पैसा दिया था। तो भ्रष्टाचार एक बात अब नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो भ्रष्टाचार करके अभी तक इन पिछले लगभग 62 वर्षों में जो आजादी के पहले देश की लूट हुई, वो तो हिसाब किताब शायद हम ना ले पाए, शायद उसके लिए भी हमें संघर्ष करना चाहिए। आज भी हमारी लूट की सामग्री वो पूरी की पूरी प्रदर्शनी लगाई हुई है। कहां? आप हम यूके में जाके देखिए, मैंने देखा अपनी आंखों से, बड़ा खून खोलता है कि हमारे लूट का सामान और हमें दिखा रहे हैं, वो तो हमारा हक है। कोहिनूर सहित भारत की तमाम संपत्ति हमें वापस लाने का हक है, क्योंकि वो लूट करके लेके गए थे, वो उनकी संपत्ति नहीं थी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, उसमें चाहे मुकदमा चलाना पड़े। अरे ये तो सारी दुनिया को पता है कि हमारी संपत्ति थी। रॉबर्ट क्लाइव ने करीब 900 सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात के जहाज, और उसके बाद कितने अंग्रेज अधिकारी आए, सबने इस देश को लूटा। बहुत वैभवशाली था भारत। माने हम पूरी दुनिया में व्यापार में हमारी सहभागिता करीब 33%, और उसमें हम सारी दुनिया को वस्त्र आदि बेचते थे, दूसरे सामान बेचते थे, उसके बदले हमें सोना चांदी हीरे जवाहरात मिलते थे। हमारे घर हीरे जवाहरात सोने चांदी से भरे हुए होते थे। आज से 30-40 साल 50 साल पहले भी आपने सुना होगा, घड़ों में लोग सोना चांदी भर के रखते थे, उनको जमीन में गाड़ के रखते थे या दीवारों में गाड़ के रखते थे। पहले ये कागज के नोट नहीं चला करते थे, करेंसी सोने चांदी में ही होती थी, व्यापार इसी में होता था, व्यवहार इसी में होता था। हमारा पहले जो लूट के लेके गए, उसका बदला तो हम कितना ले पाएंगे, इसको कितना वापस ला पाएंगे, वो बात की बात है। लेकिन आजादी के बाद जो अपनों ने हमको लूटा है, और 72,80,000 करोड़ रुपए तो स्विस बैंकों में और तमाम करीब दूसरे देशों में, एक जो है 72,080 लाख करोड़ तो एक स्विस बैंकों की बात है। करीब ये 72 लाख से ज्यादा, 100 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा
72,80,000 करोड़ तो एक स्विस बैंकों की बात है। 100 लाख करोड़